हूँ। लेकिन ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य का हर हमेशा ये अवसर मुझे मिलता रहा है कि मैं ऋषभ जी के सानिध्य में जब भी कोई कार्यक्रम आपकी इकाई करती है, तो मुझे आपका सानिध्य प्राप्त होता है और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को समृद्ध पाता हूँ क्योंकि ये तो व्याख्याता, प्राध्यापक, प्रोफ़ेसर सब रहे हैं, मैं तो विद्यार्थी हूँ। तो मैं तो विद्यार्थी के रूप में ही आपके सबके समक्ष हूँ। लेकिन जब आपने इस कार्यक्रम का मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया है, तो मुझे कुछ शब्द बोलने पड़ेंगे। वैसे राशि सिन्हा जी के इस कहानी संग्रह के विषय में ऋषभ देव जी जैसे निष्णात, वक्ता, प्रवक्ता और समीक्षक, आलोचक, विश्लेषक ने जो इस पुस्तक के बारे में बताया, इसके क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, 6 बिंदुओं में इन्होंने इस पुस्तक के विषय में विचार व्यक्त किए, कि क्या उसकी कहानी संग्रह में क्या-क्या बातें रही हैं और क्या बातें उन्होंने एक तो उनकी खामियों की तरफ भी इशारा किया और मैं समझता हूँ कि हम सब जितने भी लेखक हैं, वो सब अब मतलब कोई परिपूर्ण नहीं है और जितना हम लिखते हैं, उतना हम सीखते जाते हैं। हर पुस्तक हमें एक शिशु के पालन की तरह से शिक्षा देती है। हर शिशु को जैसे हम पालते हैं कि कहीं कमी रह गई, कहीं वो अच्छा हुआ, कहीं नहीं हुआ और सभी रचनाएँ एक जैसी कभी होती भी नहीं है। हर रचनाकार की हर वक़्त वो एक अच्छा लिख सके, एक आवश्यक नहीं है। लेकिन अच्छा लेखक वही है कि जो अपनी कमियों से सीखता है और उनको अगले प्रयास में उनको परिमार्जित कर, उनको संशोधित कर, उनकी पुनरावृत्ति को रोकता है। जहाँ तक कहानी की बात है, मैं क्योंकि इस पुस्तक के विषय में ज़्यादा कुछ न कहते हुए क्योंकि ऋषभ जी ने इतने विस्तार से बता दिया है कि मेरे लिए उसमें कुछ बोलने का कोई स्कोप बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक 2-4 कुछ बातें कहानी के विषय में सामान्य कहानी के विषय में कहूँगा। वैसे तो राम का अपहरण ये शीर्षक ही किसी भी पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या राम का अपहरण संभव है? उस राम का जिसके बारे में ये कहा है कि रमन्ति योगिनः स्मृतः स रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिस शून्य में रमण करते हैं, उसका कोई अपहरण कर सकता है क्या? तो ये एक ऐसा शीर्षक प्रबुद्ध पाठक के मन में आता है कि क्या राम का अपहरण संभव है? तो रामत्व एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर है, ईश्वर तत्व है, उसका अपहरण क्या करके बल्कि हम तो उसको सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको उस तत्व को आत्मसात कर सकें। अपने जीवन में उस प्रेरणा को उसके उनके जो मर्यादा है या जो उनके 14 गुणों के बारे में हम बात करते हैं, उनको में से कुछ एक भी हमें मिल जाए, तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। यहाँ रामत्व जो है वो आचरण का विषय है, वो व्याख्यान का विषय नहीं है। हम सब लोग उनके राम के एक भी किसी भी उनके गुण को ग्रहण कर सके, ये सबसे बड़ी हमारी जीवन की उपलब्धि है और एक जीवन में अगर एक भी कुछ तत्व मिल जाए, तो समझते हैं कि हमें जीवन का वास्तविक मोक्ष यही है और या यूँ कहें कि हमारी अंतिम सद्गति भी इसी में है कि हम रामत्व को ग्रहण कर सकें। खैर, ये तो शीर्षक की बात हुई। मतलब ये शीर्षक जो है पाठक के मन में निश्चित रूप से उत्सुकता जगाता है और जब वो कहानी को पढ़ता है तो उस कहानी में जो जिस तरह से उन्होंने उनका चरित्र का चित्रण किया है, वो निश्चित रूप से उन्होंने उनको राम के समकक्ष रखने का प्रयास किया है, क्योंकि राम के समकक्ष तो कोई राम ही हो सकता है। लेकिन उस पात्र को, एक मानव पात्र को मैं फिर भी अगर उन्होंने अपने लेखनी से उसको समृद्ध किया है, तो निश्चित रूप से वो प्रशंसा की पात्र है। दूसरी जहाँ तक बात है कि उन्होंने लोक भाषाओं का काफ़ी शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया है और संवाद भी उन्होंने बहुत सारे जो है ना लोक भाषा में है। लेकिन जब उन्हीं शब्दों को उन्होंने हिंदी में प्रयोग किया, तो वो अगर उसके नीचे कहीं उनको फुटनोट दे देती, तो वो शब्द जो है, वो हिंदी में ग्राह्य हो जाता है। जैसे एक शब्द बिस्तौरी, अब बिस्तौरी मुझे समझ नहीं आया कि बिस्तौरी शब्द क्या है? क्योंकि हिंदी में तो कोई बिस्तौरी शब्द है नहीं या उसकी क्या व्युत्पत्ति है, क्या उसका समझ नहीं आया। तो फिर मैंने किसी बिहार के व्यक्ति से पूछा कि भई ये तुम्हारी भाषा में बिस्तौरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि बिस्तौरी ये होती है कि जब प्रसूत के 20 दिन का समय होता है, उस काल को बिस्तौरी कहते हैं। तो
तो अगर ऐसे जैसे शब्दों कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका अगर कहीं उनको फुटनोट में कहीं उनका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया जाता तो वो हिंदी में स्वीकार्य हो जाते और निश्चित रूप से जब 2-4 पाठक पढ़ते तो वो उनका और प्रयोग करते। भाषा इसी तरह से समृद्ध होती है कि जब हम एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा के साथ उनको हम प्रयोग करते हैं। तो जहाँ तक कहानी की बात है, कहानी तो ज़िंदगी की कहानी बहुत लंबी है। जब तक मनुष्य जब से उसका प्रारंभ हुआ तब से वो कहानी ही कह रहा है, कहानी ही सुन रहा है। हम सब लोग कहानी सुन कर के ही बड़े होते हैं। कभी दादी-नानी से कहानी सुनते हैं, कभी माँ से सुनते हैं, कभी पिता से सुनते हैं, कभी गुरु से सुनते हैं, कभी विद्यालय में सुनते हैं। अब जब साहित्य की बात करते हो तो हिंदी की कहानी की बात करते हैं तो इंदुमती की कहानी भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहली कहानियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? इंदुमती की कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी है माधव सप्रे की, उसकी कहानी की बात करते हैं। रानी केतकी की कहानी है, दुलाई बाई की कहानी है, 11 वर्ष का समय, ऐसी कहानियों से शुरुआत होते हुए इस कहानी की यात्रा में एक पड़ाव राशि सिन्हा जी का भी आता है इस लंबी कहानी में। और ये कहानी आगे भी कही जाती रहेंगी। राशि जी भी और अपनी कहानियाँ लिखेंगी और कहानियाँ और भी लोग हर समय में हर भाषा में कहानियाँ लिखी जा रही हैं, कहानी लिखी जाती रहेंगी। हालाँकि भाव वही है, प्रेम है, घृणा है, पीड़ा है, लेकिन हर कहानीकार का कहने का अपना ढंग वही है। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार क्यों हम लिख क्यों रहे हैं? सब कुछ तो कहा जा चुका है, हर भाव व्यक्त किया जा चुका है, हर बात कही जा चुकी है, फिर हम क्यों लिख रहे हैं? क्या ज़रूरत क्या है? जब सब कहानी में लिख दिया, कहीं प्रेम है तो कहीं विरह है, कहीं पुरुष ने स्त्री का अपहरण कर लिया तो कहीं स्त्री के भाइयों ने पुरुष का अपहरण कर लिया, तो कहीं हम खुद ही अपहृत हो गए। ये भी होता है कि हम खुद भी अपहृत हो जाते हैं। तो ये सब फिर क्या आवश्यकता क्या? आवश्यकता है कि मनुष्य की जो क्रिएटिविटी है, वो उसको जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम कल था वो आज नहीं है। तो जो कल की बात आज नहीं है तो फिर आज के लिए आज क्या होगा? तो वो एक विचार जो है कि नूतनता क्या है, नवीनता क्या है? अब अगर हम रानी केतकी की कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में जो तत्व है, रानी की कहानी की किस तरह से कहानी कही गई है और उसने कहानी इंशाअल्लाह खान ने कहानी शुरू की है। तो अगर उस कहानी को पढ़े तो वही राजा रानी की कहानी से शुरू होती है और उसमें वही रहस्य के तत्व हैं और वही बातें हैं कि किस अलौकिक तत्व हैं कि किस तरह से उसको हिरण और हिरनी बना दिया जाता है। तो आज वो तत्व गायब हो गए, आज वो बातें नहीं है। लेकिन आज की कहानी में जैसे कि मनोविश्लेषण की कहानियाँ हैं, तो मनोविश्लेषण की कहानी में जैसे ये आपका श्राप का दंश जो कहानी है, ये काफ़ी मनोविश्लेषण कहानी है। मैं समझता हूँ कि हिंदी में अभी बहुत कम कहानियाँ जो है ना मनोविश्लेषण पर, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, धरातल पर बहुत कम कहानियाँ लिखी जा रही हैं। मैं समझता हूँ उसके लिए शायद हमारा अध्ययन उतना जो है वो नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि आप अगर पश्चिमी साहित्य देखें तो वहाँ मनोवैज्ञानिक धरातल पर बहुत कहानियाँ लिखी गई। अभी मैंने एक अंग्रेजी का सीरियल देखा, द मर्सिडीज, मिस्टर मर्सिडीज। वो पूरी कहानी एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न पर है कि किस तरह से एक व्यक्ति कोमा में रहते हुए और पूरे उसको अपनी जो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी है, आपराधिक कार्य है, वो पूरा करता है। तो ये ऐसी कहानियां जो हैं वो हमें सोचने पे विवश करती हैं कि मतलब, क्योंकि मनुष्य के जो मस्तिष्क है वो व्यापक है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो, तो ये इस तरह की कहानियां जो है हमारे मतलब जो है ना हमारी बौद्धिकता पर भी जो है ना वो एक तरह से चोट करती है, एक तरह से उसको जागृत करती है कि अगर हम, क्या ऐसा भी संभव है? तो ऐसी कहानियां जो है वो निश्चित रूप से, यदि इसको श्राप का दंश के बजाय इसका शीर्ष और होना चाहिए था, तब ये, क्योंकि इसमें कहानी का जो है ना वो शीर्षक की जो है ना वो कहानी की सार्थकता के साथ भी जुड़ना चाहिए कि हम जो कहानी कह रहे हैं वो उस शीर्षक को भी सार्थक करना चाहिए। तो मैं तो एक लेखक के रूप में ये बात को सोचता हूँ कि जब मैं कहानी लिख रहा हूँ है वो मेरे उसके कहानी के निष्कर्ष के साथ मैच करे और पाठक जब उसको शुरू करता है वहां से पढ़ करके तो वो तब अंत तक आता है तो लगे हाँ ये इस कहानी ने इस शीर्षक को, एक समीक्षक के तौर पर अगर ऋषभ जी इस बात को देखेंगे तो यही कहेंगे कि शीर्षक जो है वो निष्कर्ष के साथ मैच करना चाहिए, उसका मिलान होना चाहिए। मैं एक लेखक के तौर पे ऐसा करना चाहूंगा। जहां तक
कहानियाँ जो है वो स्त्री विमर्श की हैं, कहानियाँ बहुत सशक्त करती हैं स्त्री को, और एक स्त्री होने के नाते और आज की समाज की आवश्यकता यही है कि हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करें। क्योंकि आज की जिस समय में जी रहे हैं, पहले जो विवाह नाम की संस्था होती थी, वो एक तरह से हमारा आर्थिक इकोनॉमिक शेल्टर था एक महिला के लिए। इसीलिए हम लोग कह देते थे कि भई बेटी की जब शादी कर दी कि भई अब तो तेरी डोली विदा कर दी और अर्थी तेरी वहीं से उठेगी, अब हमारे पास मत आना। अब जैसा भी तेरा सुख हो, दुःख हो, तुझे वहीं झेलना है, उनका पीड़ा भी झेलनी है, और अगर वो सुखी रखते हैं तो ये तेरा भाग्य, और नहीं तो हमारे पास मत आना। क्योंकि उसका कारण था क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से इतने समृद्ध थे ही नहीं। हम अपने परिवार का बोझ ही नहीं उठा पाते, तो एक किसी बेटी का उसको कैसे हम सपोर्ट करें? तो वो आज ये जो समाज में जो हम देखते हैं कि जो चेतना आई है और शिक्षा के प्रति जो अभी जैसे बोर्ड का रिजल्ट आया तो बहुत सारी लड़कियों ने टॉप किया। तो ये बहुत सुखद स्थितियाँ हैं कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो बेटों से हमारे आगे बढ़ कर के काम कर रही हैं। तो जो मेरे कई ऐसे मित्र हैं कि उनकी बेटियाँ ही बेटियाँ हैं और दे आर प्राउड फादर। तो पिता के लिए बेटी का एक मतलब गर्वान्वित अनुभूति जो है, अगर उसकी बेटी अच्छा काम करती है तो ये निश्चित रूप से, मैं तो एक पिता के नाते 3-3 पुत्रियों के नाते हमेशा अपनी बेटियों को मैंने कोशिश करता हूँ कि उनको एम्पावर करूँ हर तरह से, और वो उनको एक पुत्र से ज़्यादा मैं हमेशा उनको महत्व दिया उनको, कि ताकि वो कभी ऐसा महसूस ना कर सके कि हमारे घर में कोई पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है और या ये है। तो निश्चित रूप से ये स्त्री विमर्श की ऐसी कहानी है कि जो स्त्री को समृद्ध करती है, सशक्त बनाती है, और एक स्त्री की दृष्टिकोण से लिखी गई कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। कहानियाँ जो समाज में व्याप्त जड़ता है, वो समाप्त होनी चाहिए, ये एक लेखक का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन कभी भी कहानियों को जो है ना, मैं जहाँ तक मेरा अपना दृष्टिकोण है कि उसमें ज़्यादा उपदेश नहीं होना चाहिए। मतलब पात्रों के माध्यम से ही पाठक जो है वो उपदेश को ग्रहण करे, उन परिस्थितियों के मुताबिक, उन घटनाओं से, उन उसके व्यवहार से उस उपदेश को ग्रहण करे कि वो कहना क्या चाह रहा है और उससे क्या प्राप्त हो रहा है। कहानियाँ बिल्कुल निश्चित रूप से एक सहज जैसे कि झरने से जल निकलता है और विभिन्न धाराएँ जो है उसकी धारा बहती जाती है चट्टानों से और निकल कर के, और नदी पे जब आती है तो पानी में बड़े-बड़े पत्थरों से, बोल्डर से टकराती हुई अपना समुद्र की ओर जाती है। तो वैसे ही जीवन है, और कहानी भी वो जीवन की कहानी तो वही है कि उसमें जो नदी में पत्थर है, रास्ता कैसे बनाती है, के बीच से निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि जलधारा कहाँ से आई है, तो फिर हम उसको एक चमत्कार के रूप में लेते हैं, देखो ये नदी प्रकट हो गई। तो ये जीवन की कहानियाँ भी ऐसी मतलब प्रवाह के साथ, ताकि पाठक कहीं उसकी उत्सुकता हमेशा बनी रहे कि वो आगे क्या होगा, अब क्या होगा? तो उस दृष्टि से कहानियाँ काफ़ी रोचक हैं, और जहाँ तक शिल्प की बात है, अच्छी भाषा है उनकी, और अच्छी भाषा वही है कि जो पात्रों के अनुकूल हो, और भाषा का उद्देश्य जो है, मैं समझता हूँ कि केवल शब्दों का चमत्कार नहीं, और नहीं ये लेखक का उद्देश्य होना चाहिए कि वो चमत्कारिक भाषा के माध्यम से, क्योंकि अगर एक चमत्कारिक भाषा से जो है उसकी कहानी जो है वो कमज़ोर हो सकती है। अगर वो उद्देश्य को पूरा नहीं करती, अगर वो पात्र ऐसा है कि उसकी भाषा में चमत्कार होना चाहिए। अगर हम एक प्रोफ़ेसर की भाषा लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी भाषा चमत्कार के मतलब उसकी भाषा चमत्कृत करनी चाहिए, उसके शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। कथ्य का पर उस जो है कहानी का जो कथ्य कई बार जो है वो भाषा और शिल्प जो है वो कहानी को संवाहित नहीं कर पाते, तब वो उसको सशक्त, तो अगर वो कहानी के उद्देश्य को नहीं पूरा करते तो वो प्रदर्शन का साधन बनते हैं, तो निश्चित रूप से वो कहानी को कमज़ोर करते हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं राशि जी ने। राशि जी को बहुत-बहुत बधाई, और मैं तो एक समीक्षक के तौर पर नहीं, मैंने तो एक पाठक के तौर पर इस कहानी को पढ़ा, क्योंकि मैं तो खुद ही पाठक हूँ। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। मैंने भी राशि जी की इन 5 कहानियों से बहुत सारे तत्व ग्रहण किए। बिस्तौरी जैसे शब्द को मैंने ग्रहण किया, मैं भी कहीं प्रयोग करूँगा तो उसको मैं कोट करूँगा। तो मैं इस अवसर पर इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक शिल्प की बात है, मुझे एक अंग्रेज लेखक का एक कथन याद आ गया कि रॉल्फ विंस्टन फॉक्स है, अंग्रेजी के उपन्यासकार, उन्होंने कहा है
कि शिल्प का कोई ऐसा निश्चित मापदंड नहीं है जिससे यह परखा जा सके कि शैली पूर्ण रूप से परिष्कृत है या नहीं, लेकिन फिर भी लेखक का पैशनेट इन्वॉल्वमेंट उसमें होना ही चाहिए। उसमें गहरी संलिप्तता जब तक उसमें नहीं है, वो कहानी या वो लेखन निरर्थक है। उसमें तो राशि जी ने इन सब बातों का अपने इस कहानी संग्रह में बहुत ध्यान रखा है, और मैं समझता हूँ कि अगली और कहानी जो भी इनकी लेखनी से निकलेगी वो निश्चित रूप से और बेहतर और समृद्ध होकर के निकलेगी, यही मेरी आशा है। और इस अवसर पर मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक शब्द लेखिका एवं हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। आपने शीर्षक के बारे